यस, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट टर्म तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ लिया था ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट। आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे हैं सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में ना। तो आप लोग एक टेबल इस तरीके से बना लीजिएगा, एक ट्रायंगल। तो हमारा चैप्टर कौन सा है? सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है ना। कौन सा बच्चों लेक्चर है? बच्चों ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है ना। चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इधर देखो, सुनो। आप सॉलिड ले लो, सॉलिड ले लो, और सॉलिड को अगर आप हीट कर दो, सॉलिड को अगर आप हीट कर दोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और लिक्विड को अगर आप हीट कर दोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गैस, है ना। सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड, लिक्विड को हीट करोगे तो गैस, है ना। अब 11th के लेवल पे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने को बोला जाता है फ्यूजन। मेल्टिंग को थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया जाता है, इसे बोला जाता है फ्यूजन। सॉलिड को अगर आप हीट करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको बोला जाता है फ्यूजन। क्या बोला जाता है? 11th क्लास के स्टैंडर्ड में इसको फ्यूजन बोला जाता है। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करोगे तो इसे बोला जाता है वेपोराइजेशन। क्या बोला जाता है बच्चों? वेपोराइजेशन। अब ऐसा होता क्यों, मैं बताता हूं आपको, सुनो। और सॉलिड को अगर आप हीट करके गैस में कन्वर्ट करते हो तो इसे बोला जाता है सब्लिमेशन। नोट किया? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना क्या बोला जाता है? सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट करना क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट करना बोला जाता है फ्यूजन। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट करना बोला जाता है फ्यूजन। आप एक चीज सोचो, अगर मैं टेम्परेचर देता हूं तो सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। अगर आप टेम्परेचर देते हो तो उनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। और टेम्परेचर दे दो तो डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस में। सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड में, लिक्विड को हीट करोगे तो गैस में। अब इसका उल्टा चलते हैं बेटा, उल्टा चलते हैं, इसका उल्टा चलते हैं। मैंने रेड कलर से एरो लगाया ना, उल्टा चलते हैं। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कहलाता है कंडेंसेशन, है ना, कंडेंसेशन। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कहलाता है कंडेंसेशन। लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना कहलाता है सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, है ना, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना कहलाता है फ्यूजन। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट कहलाता है वेपोराइजेशन। टेम्परेचर अगर कम कर दो, कूलिंग कर दो तो उल्टा होने लगेगा। और गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना कहलाता है डीसब्लिमेशन। डीसब्लिमेशन। अच्छा, ये सब एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं, देखो डीसब्लिमेशन। मैं मीनिंग समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना फ्यूजन, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना वेपोराइजेशन, और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना कंडेंसेशन। सही है? और सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और गैस का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना डीसब्लिमेशन, है ना। अब एनसीईआरटी क्या बताती है? इधर सुनो, एनसीईआरटी क्या बताती है? एनसीईआरटी कुछ इस तरीके से बताती है कि सॉलिड, आप इस तरीके से नोट करना जो मेरा तरीका है। सॉलिड ऐसे एरो लगा होता है, लिक्विड ऐसे एरो लगा होता है, गैस, है ना। एनसीईआरटी में लिखा होता है यहां पर हीट कर दो, यहां पे हीट कर दो, यहां कूल कर दो, यहां कूल कर दो, ऐसे लिखा होता है एनसीईआरटी में। इस चीज को ऐसे लिखा होता है, ठीक है। अब मेरी बात आप समझ गए, ये एनसीईआरटी का कंडीशन है, एनसीईआरटी की कंडीशन आप इस तरीके से लिख लेना, अंडरलाइन कर देना। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना फ्यूजन कहलाता है। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना वेपोराइजेशन कहलाता है। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना कंडेंसेशन कहलाता है। लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। गैस का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना डीसब्लिमेशन कहलाता है। अब सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन का मतलब समझते हैं। यहां पर ये पहले नोट कर दिया। अब ऐसा क्या है, हीट करने से ऐसा क्या होता है? हीट करने से मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा। तो सॉलिड से अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और लिक्विड में और डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो गैस में चेंज हो जाता है। तो हीट करने से क्या होता है बताओ? हीट करने से आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट करने से आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ा दिया मेरे बच्चों तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से
गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रीजन है। हीट करने पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, और तो इसलिए सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप कूल करोगे तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात समझ में आ गई है ना? नोट किया? अब बच्चों बात आती है सब्लिमेशन किसे कहते हैं? सब्लिमेशन किसे कहते हैं? सब्लिमेशन किसी भी सब्सटेंस का ट्रांजिशन है सॉलिड से गैस में विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। समझे? सब्लिमेशन किसी भी सब्सटेंस का ट्रांजिशन है। दिस इज अ ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, दिस इज अ ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, दिस इज अ ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। ये ट्रांजिशन है किसी भी सब्सटेंस का फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, उसको बोला जाता है सब्लिमेशन, उसको बोला जाता है सब्लिमेशन, उसको बोला जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? दिस इज अ ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का ट्रांजिशन कर देना। कहां से कहां कर देना मेरे प्यारे बच्चों? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर देना विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, इसको बोला जाता है सब्लिमेशन, इसको बोला जाता है सब्लिमेशन। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? तो सब्लिमेशन क्या होता है? दिस इज अ ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। बच्चों इसका एक सबसे पहला एग्जांपल जो है, आपकी मम्मी सर्दियों में गर्म कपड़ों में क्या रखती हैं? नेपथलीन बॉल रखती हैं। गर्म कपड़ों में नेपथलीन की बॉल रखती है ना, व्हाइट कलर की छोटी छोटी गोलियां होती हैं, है ना? बोलो, कीड़े लगने से बचाती हैं। नेपथलीन की बॉल रखी जाती है ना, बोलो मेरे बच्चों, नेपथलीन की बॉल रखी जाती है ना, यू नो द नेपथलीन? समझा? नेपथलीन की बॉल रखी जाती है ना कपड़ों में, ऊनी कपड़ों में नेपथलीन की बॉल रखी जाती है ना, वुलन क्लॉथ्स में, व्हाइट कलर की, आपने देखी तो होगी। अच्छा, पहले मैं बता दूं, नेपथलीन एक ऑर्गेनिक का सब्सटेंस है, ये कहलाती है बेंजीन, ये कहलाती है बेंजीन। बेंजीन की दो रिंग को अगर मैं आपस में फ्यूज कर दूं, बेंजीन की दो रिंग को अगर मैं आपस में फ्यूज कर दूं, मिला दूं, तो उसको कहते हैं नेपथलीन। बेंजीन की दो रिंग्स को अगर मैं आपस में फ्यूज कर दूं तो उसको कहलाते हैं नेपथलीन, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और अगर मैं बेंजीन की तीन रिंग को आपस में फ्यूज कर दूं लीनियर मैनर में, स्ट्रेट मैनर में, बेंजीन के अंदर अल्टरनेट पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, इसको कहते हैं एंथ्रासिन, इसको कहते हैं एंथ्रासिन। तो बेंजीन के, अगर बेंजीन ले लूं और उसकी दो रिंग्स को आपस में फ्यूज कर दूं तो वो कहलाती है नेपथलीन, और बेंजीन की तीन रिंग्स को अगर मैं आपस में फ्यूज कर दूं तो वो कहलाती है एंथ्रासिन। नेपथलीन बॉल आपने देखा होगा ऊनी कपड़ों में रखे रहने के बाद जब हम उन्हें देखते हैं तो वो बॉल गायब हो चुकी होती है। रीजन है, नेपथलीन डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है? सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। नेपथलीन डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक एग्जांपल तो हो गया नेपथलीन। तो ये बेंजीन है, बेंजीन का अच्छा ये वाला स्ट्रक्चर किसने दिया था ये भी बता देता हूं। बेंजीन का ये स्ट्रक्चर दिया था सर केकुले ने, सर केकुले ने ये स्ट्रक्चर दिया था बेंजीन का, ठीक है। और बेंजीन की दो रिंग अगर आपस में फ्यूज होती है तो उसे नेपथलीन कहा जाता है, और बेंजीन की तीन रिंग अगर आपस में फ्यूज होती है लीनियर मैनर में, आपस में मिल जाती है, जुड़ जाती है लीनियर मैनर में, तो उसे एंथ्रासिन कहते हैं। अभी आपको स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने बता दी है, नोट कर लेना कॉपी में, फिर जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब ये सीखेंगे। नेपथलीन बॉल डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है, सब्लाइम कर जाती है। ऐसे ही बच्चों एक और चीज होती है ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अभी कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड कैसे होगी? वो तो गैस होती है। तो हम क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको बहुत ही हाई प्रेशर, बहुत ही हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे कंप्रेस करते हैं, बहुत ही लो टेम्परेचर पे कंप्रेस करते हैं, तो ये ड्राई आइस बन जाती है।
बहुत ही हाई प्रेशर पे और बहुत ही लो टेम्परेचर पे जब हम कंप्रेस करते हैं तो ये CO2 सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, और इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। आपने देखा होगा विदेशों से जो खाना आता है ना, मतलब एक जगह से जो मीट आपने देखा हो, जो एक कंट्री से जो मीट है, सही है, रेड मीट कहते हैं उसे, और वो ट्रांसफर होता है दूसरी कंट्री में, तो वो इस ड्राई आइस में पैक किया जाता है। क्यों? अगर मान लो आपने नॉर्मल आइस में पैक कर दिया तो जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा वो नॉर्मल आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो मॉइस्चर आ जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा तो वो खराब हो जाएगा मीट। फिश होती है ना, जो फ्रोजन फिश होती हैं, उनकी पैकिंग किस में की जाती है? ड्राई आइस इसमें की जाती है। क्यों की जाती है? उसका रीजन बताता हूं। अगर आपने नॉर्मल आइस में कन्वर्ट कर दिया तो नॉर्मल आइस ने जैसे ही टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगी, नॉर्मल आइस जो जैसे ही टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नॉर्मल आइस जो वाटर से बनी हुई आइस है, वो नॉर्मल आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सीधे लिक्विड में। लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो जो फिश है उसे मॉइस्चर मिल जाएगा, मॉइस्चर मिल जाएगा तो वो खराब हो जाएगी। उसको बचाने के लिए हम उस फ्रोजन फिश की जो पैकिंग करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? इस ड्राई आइस के अंदर करते हैं। क्यों? अगर आपने इस आइस को टेम्परेचर दे दिया तो ये सॉलिड से सीधे क्या कर जाती है? गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ये सीधे सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है? ड्राई आइस बेटा सीधे सबलाइन करती है मेरे प्यारे बच्चों। ड्राई आइस सीधे सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ये वेट करती ही नहीं है। ये जो भी आइटम की आप पैकिंग करते हैं इसको वेट नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसका बहुत बड़ा बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। कैसे बनी? गैस को अगर हम सॉलिड जो गैस होती है CO2, उसको अगर हम बहुत हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे कंप्रेस कर दें तो वो सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। ड्राई आइस के अंदर हम जो फ्रोजन आइटम्स होते हैं ना, जैसे जो फ्रोजन फिश होती है, एक कंट्री से फिश को दूसरी कंट्री में जब हम भेजते हैं तो उसकी जो पैकिंग करते हैं उसके अंदर हम उसको पैकिंग के अंदर किसके अंदर रखते हैं? ड्राई आइस के अंदर। क्योंकि अगर इस आइस को टेम्परेचर मिल भी गया ना तो ये सॉलिड से सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। दिस ड्राई आइस डज नॉट वेट। ये किसी भी चीज को वेट नहीं करती है, गीला नहीं करती। ठीक है, नोट कर लिया। तो सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन दिस इज अ ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। बेटा सब्लिमेशन जो है वो एक ट्रांजिशन है किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड से गैस में विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। लिक्विड में बिना कन्वर्ट किए हुए उसका सीधा ट्रांजिशन है सॉलिड से गैस में। एक एग्जांपल दोगे आपका नेफ्थलीन, है ना मेरे प्यारे बच्चों? एक एग्जांपल हो गया आपका नेफ्थलीन। दूसरा एग्जांपल हो गया ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जो सीधे क्या करती है? सॉलिड से गैस में जाती है विदाउट वेट किए हुए, है ना, विदाउट वेट, है ना, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, सीधे सॉलिड से किस में जाती है? गैस में जाती है, ड्राई आइस, है। तो ये चीज हो गई। तीसरा एग्जांपल और है कैम्फर। आप जानते हैं कैम्फर मतलब कपूर। कैम्फर मतलब कपूर। कपूर भी सीधे क्या करता है? सबलाइन करता है। सबलाइन का मतलब होता है सीधे फिजिकल स्टेट को सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर देना? गैस में कन्वर्ट कर देना। सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर देना। तो तीन एग्जांपल हो गए। वन एग्जांपल इज कैम्फर एंड अदर एग्जांपल इज नेफ्थलीन एंड थर्ड वन इज द एग्जांपल ऑफ ड्राई आइस। तो ये सीधे आपको चीजें नोट करके रखनी है बच्चों, यहां तक नोट कर लें। बेंजीन की 2 रिंग अगर आपस में फ्यूज होती है तो नेफ्थलीन बनाती है। बेंजीन की 3 रिंग आपस में फ्यूज होती हैं तो एंथ्रासिन बनाती हैं। बेंजीन ये है, इसका स्ट्रक्चर सर कैप्सुले ने दिया था। तो सब्लिमेशन का मतलब समझ में आ गया? किसी भी सब्सटेंस का ट्रांजिशन कर देना, उसकी स्टेट को चेंज कर देना। कहां से कहां चेंज कर देना? सॉलिड से गैस में चेंज कर देना। किस में आए हुए? बिना आए हुए। लिक्विड में बिना आए हुए, है ना, लिक्विड में आना नहीं है, सीधे सॉलिड से कहां पहुंच जाना है? गैस में। तो अगर आपने जो आइसक्रीम आती है, आइसक्रीम जो आती है जिसे आप बड़े आराम से खाते हैं, वो आइसक्रीम की पैकिंग भी ड्राई आइस में होती है। अगर आपने उसे नॉर्मल आइस में कन्वर्ट कर दिया ना तो जरा सा भी टेम्परेचर मिला ना तो वो नॉर्मल आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और आपकी आइसक्रीम पूरी पिघल जाएगी। इस आइस का फायदा ये होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है। अब आ जाते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों ना। तो मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो मैटर का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में है। मैटर का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में है। एक कहलाते हैं प्योर सब्सटेंस, एक कहलाते हैं प्योर सब्सटेंस, एक कहलाते हैं आपके मिक्सचर।
एक कहलाते हैं प्योर सब्सटेंस और एक कहलाते हैं मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट को कहते हैं एलिमेंट, एक पार्ट को कहते हैं एलिमेंट और दूसरे पार्ट को कहते हैं कंपाउंड। एक पार्ट को कहते हैं एलिमेंट और दूसरे पार्ट को कहते हैं कंपाउंड। उसी तरीके से मिक्सचर के दो पार्ट्स हैं, मिक्सचर के दो पार्ट्स हैं, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। तो अगर पहले हमने फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अब मैटर का हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। दो पार्ट्स में मैटर डिवाइड किए जाते हैं, एक को बोला जाता है प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस और दूसरे को बोला जाता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और दूसरे को बोला जाता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस की पहली कैटेगरी है एलिमेंट, दूसरी कैटेगरी है कंपाउंड। ठीक है। मिक्सचर की एक कैटेगरी है होमोजीनियस, एक कैटेगरी है हेट्रोजीनियस। समझो ना मेरी बात को। पहले मिक्सचर पढ़ेंगे, पहले मिक्सचर पढ़ेंगे, पहले इतना लिख लो। मैटर का ऐसा सर्कल नहीं लगाना, ये तो आपको समझाने के लिए लाना था। तो मैटर का क्लासिफिकेशन दो पार्ट्स में, वन इज प्योर सब्सटेंस एंड अदर इज मिक्सचर। एंड प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज कॉल्ड एलिमेंट एंड अदर इज कॉल्ड कंपाउंड। एंड मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंस नहीं पढ़ रहे हैं, पहले हम पढ़ रहे हैं क्या, मिक्सचर, है ना। चलो सबसे पहले मिक्सचर के बारे में पढ़ रहे हैं। डालो हेडिंग, मिक्सचर डालो, जल्दी से डालो हेडिंग। तो मिक्सचर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, पहले लिख लूं मैं। मिक्सचर कंटेन particles of two or more substances दो और दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स को प्रेजेंट इन एनी रेशियो, प्रेजेंट इन एनी रेशियो। मिक्सचर क्या है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के पार्टिकल किसी भी रेशियो में मिक्स हो। अच्छा एक चीज आप ये बताओ, जब आप रूह अफ़ज़ा पानी बनाते हो, शरबत बनाते हो, तो उसमें कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो ज्यादा रूह अफ़ज़ा पीता है, कोई ऐसा होता है जो कम होता है। क्या कोई रेशियो फिक्स है? क्या कोई कंपोजिशन फिक्स है? क्या कोई रेशियो फिक्स है? इतना ही मिलाएंगे, एक ढक्कन ही मिलाएंगे? अरे भाई किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हो ना। जैसे मान लो ग्लूकोज वाटर है, अगर आपको ज्यादा गर्मी लग रही है तो आप 3 चम्मच मिला लीजिए, कम गर्मी लग रही है तो 1 चम्मच में काम चल जाएगा। तो इसके अंदर आप किसी भी रेशियो में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के पार्टिकल को मिक्स कर सकते हैं, उसको बोला जाता है मिक्सचर। बोलो भाई मिक्सचर का मतलब क्या है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के पार्टिकल किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो, उनको बोला जाता है मिक्सचर। अब मिक्सचर की दो कैटेगरीज हैं, वन इज कॉल्ड होमोजीनियस एंड अदर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में अच्छा आप ये बताओ हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? हेट्रोजीनियस में पहली बात तो डू नॉट मिक्स कंप्लीटली। इसमें जिनको सब्सटेंसेस के पार्टिकल को आप मिक्स करते हो, पहली बात तो पूरा मिक्स नहीं होते। डू नॉट मिक्स कंप्लीटली, डू नॉट मिक्स कंप्लीटली। अरे भाई जिन सब्सटेंसेस के पार्टिकल को आप मिक्स करते हो वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते, वो डू नॉट मिक्स कंप्लीटली। हेट्रोजीनियस के अंदर जो सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होते हैं वो पूरा मिक्स नहीं होते। जैसे आपको बताओ, एक एग्जांपल डेली लाइफ का लेते हैं, वो लिखना नहीं, वो समझाने के लिए। आप पोहा खाते हो, पोहा में नमकीन मिलाते हो, क्या जब नमकीन और पोहा कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं क्या? मतलब कंप्लीटली मिक्स होने का मतलब है आप कहीं पर भी कंपोजिशन मेजर करो, कहीं पर भी आप नापो कंपोजिशन को, क्या हर जगह कंपोजिशन ऐसी होगी, एक जैसी होगी? कहीं नमकीन ज्यादा हो सकती है, कहीं पोहा ज्यादा हो सकता है। समझो आप मेरी बात को। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डू नॉट मिक्स कंप्लीटली, ये पूरी तरीके से नहीं मिलते। आप एक नॉर्मल एग्जांपल समझा रहा हूं, अगर आप पोहा में नमकीन मिलाते हो, तो जब नमकीन मिलाते हो तो पोहा के अंदर नमकीन की कंपोजिशन क्या हर जगह सेम होती है? नहीं होती ना, कहीं नमकीन ज्यादा होती है, कहीं कम होती है।
भाई मुझे ज़्यादा पसंद है तो कहीं कहीं ज़्यादा नमकीन हो सकती है और किसी किसी जगह पे कम हो सकती है। हर जगह कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती ना। जब हर जगह कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती तो ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है हेट्रोजीनियस। ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है हेट्रोजीनियस। अब जैसे पानी में ऑयल मिला दो, ऑयल हल्का होता है वो ऊपर आ जाएगा, पानी भारी होता है वो नीचे आ जाएगा। हर जगह मेजर करोगे तो कंपोजिशन एक जैसी नहीं होगी ना। नीचे मेजर करोगे पानी के अंदर तो कुछ और कंपोजिशन होगी, ऊपर मेजर करोगे तो कुछ और कंपोजिशन होगी। अरे भाई अगर मैं लिक्विड के अंदर ऑयल मिला दूं तो नीचे तो ऑयल आएगा नहीं, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो नीचे कंपोजिशन कुछ और होगी, ऊपर कंपोजिशन कुछ और होगी। तो हेट्रोजीनियस में पहली बात तो ये मिक्स नहीं होते, डू नॉट मिक्स कंप्लीटली, और हर जगह कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती। यहां पॉइंट लिखना, द कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है हर जगह सेम नहीं होगी। द कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। अरे हर जगह एक जैसी कंपोजिशन नहीं होगी थ्रू आउट द मिक्सचर। डू नॉट मिक्स कंप्लीटली, डू नॉट मिक्स कंप्लीटली, पहली बात तो ये कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। दूसरी, इनकी जो कंपोजिशन है, पार्टिकल्स की जो कंपोजिशन है वो हर जगह सेम नहीं होती। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है नॉट सेम। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है नॉट सेम। हर जगह कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती बच्चों, हर जगह कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती। पहली बात तो ये मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो पहली बात तो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, कंप्लीटली मिक्स नहीं होते और कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। इसके एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जो ग्रेन होते हैं ना आपके गेहूं, उसके अंदर स्टोन, पत्थर, ग्रेन के अंदर स्टोन का जो मिक्सचर है वो भी हेट्रोजीनियस है। कहीं कहीं गेहूं में ज्यादा पत्थर निकलते हैं, कहीं कम निकलते हैं, समझो ना। हर जगह एक जैसी कंपोजिशन नहीं होती, अभी समझा रहा हूं। दूसरा एग्जांपल है सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर। सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर भी हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। जब कंप्लीटली मिक्स नहीं होते तो उनकी कंपोजिशन हर जगह एक जैसी नहीं हो सकती। ये एग्जांपल हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। और भी एग्जांपल है ऑयल इन वाटर, ठीक है। तो आप समझो मिक्सचर का मतलब क्या होता है, दो और मोर सब्सटेंसेस के पार्टिकल किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो उसको मिक्सचर बोलते हैं। दो और मोर सब्सटेंसेस के पार्टिकल किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो तो उसे मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर की दो कैटेगरीज होती हैं, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिसमें कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म। हर जगह कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती, समझ गए। कंपोजिशन एक जैसी मतलब आप पोहे में चम्मच डाल के देखो तो आप देखोगे कि हर जगह एक ही जैसी कंपोजिशन मिलेगी, नीचे भी वही, ऊपर भी वही, बीच में भी वही, हर जगह एक जैसी कंपोजिशन नहीं मिलती। अब आती है होमोजीनियस। पहली बात तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्स कंप्लीटली, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स होते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया, मिक्स कंप्लीटली, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताओ, शरबत बनाते हो, चीनी घोल देते हो पानी के अंदर, रूह अफ़ज़ा डाल देते हो, अब नीचे मेजर करो, ग्लास के नीचे मेजर करो, बीच में मेजर करो, ऊपर मेजर करो, हर जगह एक ही जैसा रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे टेस्ट कुछ और हो, बीच में टेस्ट कुछ और हो, ऊपर टेस्ट कुछ और हो, ऐसा होता है क्या? अरे अगर आपने शरबत बनाया और पूरा चीनी को घोल दिया पानी में तो क्या उसकी कंपोजिशन ऐसा होता है कि नीचे ज्यादा होती है, बीच में कम होती है और ऊपर और कम होती है? कंप्लीटली मिक्स होने के बाद क्या होगा? अच्छा अगर ऐसा होता तो जो घर में आप चाय बनाते हो उस चाय के अंदर ऊपर चाय ज्यादा मीठी होती, बीच में थोड़ी कम मीठी होती और नीचे बहुत ज्यादा मीठी होती, ऐसा होता ना? अरे भाई अगर आप चाय बनाते और अगर हर जगह कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती तो ऊपर चाय कम मीठी होती, बीच में थोड़ी और ज्यादा मीठी होती और नीचे तो बहुत ज्यादा मीठी होती, बट ऐसा नहीं होता ना। इसका मतलब जानते हो, समझो मेरी बात को, इसका मतलब है हर जगह कंपोजिशन एक जैसी होती है, मतलब दे मिक्स कंप्लीटली। पहली बात तो वो मिक्स कंप्लीटली पूरे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, मिक्स कंप्लीटली, एंड कंपोजिशन is uniform throughout the mixture. Composition is uniform throughout the mixture. और उनकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पर सेम होती है,
सेम कंपोजिशन होती है हर जगह, मिक्स कंप्लीटली एंड कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, हर जगह उनकी कंपोजिशन, जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा। अच्छा, इस कमरे में जो एयर है उसका कंपोजिशन यहाँ मेजर करो, यहाँ मेजर करो, यहाँ मेजर करो, यहाँ मेजर करो, क्या अलग अलग होगा? इस पूरे कमरे में एयर का कंपोजिशन हर जगह सेम होगा। तो एयर इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। चीनी को पानी में मिला दो तो उसका कंसंट्रेशन हर जगह है, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये भी एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल है एलॉय। एलॉय मेटल का मिक्सचर होता है, एलॉय। अच्छा एक चीज बताओ, मान लो ये एक एलॉय है, इसको यहां से काटोगे तो भी वही कंपोजिशन होगी। इस यहाँ पर जो मेटल का रेशो होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, हर जगह मेटल का रेशो एक जैसा होगा। मेटल का कहीं पर भी परसेंटेज निकालो, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, तो कहीं पर भी आप मिक्सचर का कंपोजिशन मेजर करोगे तो हर जगह मेटल की कंपोजिशन एक ही जैसी आएगी। तो इसीलिए एलॉय भी एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? पहली बात तो दे मिक्स कंप्लीटली, दूसरा कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, कंपोजिशन हर जगह कैसी रहती है बेटा? सेम रहती है। कंटेन पार्टिकल, मिक्सचर का मतलब क्या होता है? कंटेन पार्टिकल एंड टू और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी रेशियो। जहां कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर इज यूनिफॉर्म हो उसको कहते हैं होमोजीनियस। जहां कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म ना हो उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में कहीं कंपोजिशन ज्यादा हो सकती है, कहीं कम हो सकती है। होमोजीनियस में कहीं पर भी कंपोजिशन मेजर करोगे हर जगह एक जैसी होगी। ये चीज मैंने आपको बता दी। तो मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स को आप किसी भी रेशियो में मिक्स कर दो तो उसे मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर की दो कैटेगरीज हैं, वन इज होमोजीनियस एंड अदर इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिसके अंदर कंपोजिशन हर जगह सेम हो। हेट्रोजीनियस वो होते हैं जिसमें कंपोजिशन सेम ना हो। ये एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 हो गए। ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया, ये एग्जांपल नंबर 2 हो गया, ये एग्जांपल नंबर 3 हो गया। एयर के अंदर हर जगह गैसेस की कंपोजिशन सेम होती है। शुगर सॉल्यूशन में कहीं पर भी कंपोजिशन मेजर करो शुगर की एक जैसी होती है। एलॉय में कहीं पर भी मेजर करो कंपोजिशन मेटल की सेम होगी। तो जहां पर कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होती है उनको बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, और जहां कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम ना हो उनको बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, समझे? अब जरा मेरी बात समझो, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ये आपको आगे पढ़ने हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कौन कौन से मेथड है? एक मेथड है फिल्ट्रेशन, एक मेथड है डिस्टिलेशन, आपको आगे पढ़ने हैं सारे मेथड। एक मेथड है फिल्ट्रेशन, एक मेथड है डिस्टिलेशन, एक मेथड है क्रिस्टलाइजेशन, एक मेथड है फिल्ट्रेशन, एक मेथड है डिस्टिलेशन और एक मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। तो मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हैं किनके बेसिस पर? फिजिकल मेथड के बेसिस पर। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। तो मिक्सचर की कैटेगरी समझ में आ गई। अच्छा, मैं कुछ चीज़ अभी फिर बता दूं। तो सब्लिमेशन के आपने 3 एग्जाम्पल पढ़े हैं, सब्लिमेशन के आपने 3 एग्जाम्पल पढ़े। सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल पढ़ा आपने नेफ्थलीन, है ना? मैं आपसे बार बार ये चीज़ें पूछूंगा। सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल पढ़ा आपने नेफ्थलीन, दूसरा एग्जाम्पल पढ़ा ड्राई आइस, है ना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। तीसरा एग्जाम्पल पढ़ा कैम्फर, है ना, ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट होते हैं? गैस में, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, है ना। ये सब्लिमेशन के एग्जाम्पल हो गए, ये सब्लिमेशन के एग्जाम्पल हो गए, है ना। अगर मैं होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल पूछूं तो क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या होगा? ये फिजिकल मेथड है, आप आगे जाके पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन का यूज कर सकते हैं, डिस्टिलेशन,
डिस्टिलेशन का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर, क्रिस्टलाइजेशन है फ्रीज करने के बेसिस पर, आगे पढ़ेंगे आप ये मेथड। इन सभी मेथड को फिजिकल मेथड बोला जाता है और इनसे आप मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर जिनसे मिलके बना है उनसे आप सेपरेट कर सकते हैं, बट अभी नहीं पढ़ना है इनको, ये सिर्फ याद करना है, अभी इनको याद रखना है, अभी सिर्फ इनको याद रखना है। होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल आप लोगों ने पढ़े होंगे, अभी याद है। एक एग्जांपल हो गया एयर, दूसरा एग्जांपल हो गया लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब ग्लूकोज सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन का मतलब मानो शुगर इन वाटर। तीसरा एग्जांपल हो गया एलॉय, ठीक है। ये होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल हो गए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल बोलो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल बोलो, जल्दी बोलो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल बोलो। एक हो गया सॉल्ट प्लस शुगर, दूसरा एग्जांपल हो गया ग्रेन प्लस स्टोन। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है? कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। होमोजीनियस क्या है? द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। कुछ चीजें मैंने अभी ये पढ़ाई है, जरा याद करो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्योर सब्सटेंसेस, है ना। ठीक है, अब मैटर का कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं? प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस को समझने से पहले कुछ एग्जांपल समझते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को समझने से पहले, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? वो सब्सटेंस जो एक ही तरीके की पार्टिकल से मिलके बना हो। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं पहले, प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। प्योर सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ, प्योर सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल and has fixed or constant structure। जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बने हों उन्हें कहा जाता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस का क्या मतलब है? वो सब्सटेंसेस जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बने हों और उनका फिक्स्ड और कांस्टेंट स्ट्रक्चर होता है। अभी समझेंगे ये सारे मीनिंग। प्योर सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। सुन रहे? प्योर सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल एंड हैज अ फिक्स्ड और कांस्टेंट स्ट्रक्चर। अब जरा समझो, जैसे मैं गोल्ड ले लूं, मान लो मैंने एक गोल्ड का ब्लॉक ले लिया, गोल्ड का पीस ले लिया, तो अब जरा इसके अंदर जाके देखो, अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखो तो गोल्ड किससे मिलके बना होगा? गोल्ड मिलके बना होगा गोल्ड के एटम से। ये इसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। अरे भाई गोल्ड जो मिलके बना होगा वो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ गोल्ड एटम से मिलके बना होगा। भाई एक गोल्ड जो है वो बहुत सारे गोल्ड के एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना होगा। तो अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखूं तो इसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? गोल्ड का एटम है। इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? गोल्ड का एटम। मान लो अगर मैं किसी तरीके से इस गोल्ड के एटम को डिस्ट्रॉय कर दूं तो गोल्ड खत्म हो जाएगा, आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी गोल्ड की। अरे अगर मैं मान लो किसी तरीके से, अच्छा आपको मालूम नहीं है एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ कौन घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। अगर मैं किसी तरीके से इस गोल्ड के न्यूक्लियस को, अगर मैं किसी तरीके से इस गोल्ड के न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर दूं तो गोल्ड की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब है अगर आपने गोल्ड के एटम को डिस्ट्रॉय कर दिया तो गोल्ड खत्म हो जाएगा। ये इसकी सबसे छोटी यूनिट है। अगर आपने इसका ही काम खत्म कर दिया ना तो गोल्ड का काम खत्म हो जाएगा। तो ये जो गोल्ड है ना, ये एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना है ना। वो सारे पार्टिकल कौन है? गोल्ड के एटम। सारे पार्टिकल कौन है? गोल्ड के एटम। भाई ये गोल्ड के एटम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। ये गोल्ड के एटम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, इनसे मिलके बना है ये गोल्ड।
और अगर किसी तरीके से आपने इस गोल्ड के एटम का न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय कर दिया तो गोल्ड की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको गोल्ड की आइडेंटिटी को खत्म करना है तो आप गोल्ड के एटम का आइडेंटिटी खत्म कर दो, गोल्ड के एटम को डिस्ट्रॉय कर दो। तो उनकी जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उसी को अगर आप खत्म कर दोगे तो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। भाई ये ईंट है, ये बिल्डिंग है, ईंट को ही तोड़ दो तो बिल्डिंग खत्म। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। उसी तरीके से हमारा जो वाटर होता है वो लिक्विड होता है, हमारा वाटर लिक्विड है, आपने जो वाटर है वो लिक्विड है। अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल से जाके देखूं तो इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना वो H2O मॉलिक्यूल है। H2O मॉलिक्यूल इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। और अगर आपने H2O मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर दिया, यही इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। तो H2O लिक्विड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है? H2O मॉलिक्यूल। और मान लो किसी तरीके से आपने H2O मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो किस में ब्रेक हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा ना, तो वाटर की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। आप देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं और वाटर की प्रॉपर्टीज अलग होती है। आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज देखो अलग अलग होती है और वाटर की प्रॉपर्टी अलग होती है। हाइड्रोजन गैस है, कंबस्टिबल गैस है, बहुत ज्यादा तेजी से फायर कैच करती है, कंबस्टिबल गैस है। ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन, अगर कहीं पर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो जलना बंद हो जाएगा, और अगर कहीं आपने ऑक्सीजन ज्यादा दे दी तो ज्यादा तेजी से चलेगा, सपोर्ट कंबशन। हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, ऑक्सीजन एक सपोर्ट करती है कंबशन को, दोनों गैसेस हैं, दोनों गैसेस हैं। वाटर लिक्विड है, वाटर लिक्विड है। वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जिनसे वाटर बना है उनसे अलग हैं, ये दोनों गैसेस हैं। वाटर लिक्विड है, वाटर आग बुझाने का काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर है, वाटर जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर है, जबकि ये दोनों सपोर्ट करते हैं कंबशन को। मैं बताना क्या चाहता हूं, अगर आप वाटर की आइडेंटिटी को खत्म करना चाहते हैं, अगर आप वाटर की आइडेंटिटी को खत्म करना चाहते हैं तो उसको तोड़ दो, और अगर आप उसे तोड़ देते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज वाटर से टोटली अलग है। तो उसी तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप गोल्ड की आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो आप गोल्ड के एटम को डिस्ट्रॉय कर दो। अगर आप वाटर को आइडेंटिटी को खत्म करना चाहते हो तो वाटर के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर दो। वाटर के मॉलिक्यूल को जब तोड़ोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेगी, उनकी प्रॉपर्टीज और वाटर के मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज टोटली अलग है। कहना क्या चाहता हूं, जरा समझो मेरी बात, समझो इतनी समझ की बात। तो ये बताओ, ये जो गोल्ड का पीस है ये एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना है, ये प्योर सब्सटेंस है ना, इसमें कोई इंप्योरिटी तो है नहीं, सीधे के सीधे सिर्फ गोल्ड के एटम्स को कंबाइन करते चलो गोल्ड का ब्लॉक बन जाएगा। उसी तरीके से वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल को जोड़ते चलो तो वाटर लिक्विड बन जाएगा। अब आपको मैं ये समझाना चाहता हूं, दुनिया में वाटर कहीं पर भी मिले उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल की शेप यही होगी और उनके बीच का एंगल यही होगा 104 डिग्री 50 मिनट। ये अभी आपको याद नहीं रखना, ये चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें पढ़ने को मिलेगा आपको। ये वाटर का स्ट्रक्चर आप कहीं पर भी ले लो, चाहे लिक्विड में ले लो, चाहे गैस में ले लो, चाहे आइस में ले लो, वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता, वो ऑलवेज वी बेंट रहता है। कौन सा स्ट्रक्चर रहता है प्यारे बच्चों? वी बेंट स्ट्रक्चर। याद करेंगे थोड़ा सा, वी बेंट स्ट्रक्चर। अरे याद नहीं करना अभी समझो मेरी बात। मैं आपको बताना चाह रहा था, इनका स्ट्रक्चर फिक्स रहता है। अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर आइस में लोगे तो भी यही रहेगा, वाटर का स्ट्रक्चर लिक्विड में लोगे तो भी यही रहेगा, और वाटर का स्ट्रक्चर अगर स्टीम में लोगे तो भी यही रहेगा। ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। अगर आपने ये स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो वाटर की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। वाटर का स्ट्रक्चर कहीं पर भी हो, अगर वो वाटर है तो उसमें यही स्ट्रक्चर मिलेगा और एंगल भी यही मिलेगा। मेरी बात नहीं समझे? समझो, वाटर का स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं हो सकता, प्योर सब्सटेंसेस का स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं हो सकता। कहीं पर भी वाटर का स्ट्रक्चर आप देख लो यही होगा। अगर आपका वाटर है तो यही स्ट्रक्चर हो सकता है, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। यही एंगल हो सकता है, इसके अलावा कोई एंगल नहीं हो सकता। फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड और कांस्टेंट स्ट्रक्चर होता है। किसी भी फेज में ले लो, H2O आइस में ले लो, H2O लिक्विड में ले लो, H2O गैस में ले लो, इनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। तो जो सब्सटेंसेस एक ही तरीके के
पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, सुन रहे हो, उनको कहा जाता है प्योर सब्सटेंसेस। समझ के नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? मेरे को अभी लग रहा है नहीं समझ में, मुझे लग रहा है समझ में नहीं आया। अब मेरे प्यारे बच्चों बात समझना, बात ये कहती है कि प्योर सब्सटेंसेस दो कैटेगरी के होते हैं, एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है। एलिमेंट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एटम होता है, सबसे छोटी यूनिट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एटम होता है। मतलब एक अगर कोई एलिमेंट है तो उसमें एक ही तरीके के एटम्स प्रेजेंट होंगे, है ना। एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट कौन है? एटम। और कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट मॉलिक्यूल है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल है। एलिमेंट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एटम है, कंपाउंड का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल है। मतलब एलिमेंट एक ही तरीके के, अच्छा मॉलिक्यूल क्या है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। अब जैसे आपको मैं बता दूं, अगर मैं आप बात करूं यहां पे डेफिनेशन की, तो मैं एक एलिमेंट की डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी में दे रखी है इसलिए। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, element is a pure substance of one type of atom, of one type of atom। समझे? एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। कहने का मतलब जैसे ये देखो, आयरन एक एलिमेंट है, तो ये किससे मिलके बना होगा? टोटली आयरन एटम से। सही है। गोल्ड एक एलिमेंट है, किससे मिलके बना होगा? गोल्ड के एटम से। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, किससे मिलके बना होगा? नाइट्रोजन के एटम से। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, किससे मिलके बना होगा? ऑक्सीजन के एटम से। सिल्वर एक एलिमेंट है, किससे मिलके बना होगा? सिल्वर के एटम से। कॉपर एक एलिमेंट है, किससे मिलके बना होगा? कॉपर के एटम से। तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट प्योर सब्सटेंस जो कि एक ही तरीके के एटम से मिलके बना है, उसको बोला जाता है एलिमेंट। और कंपाउंड क्या है? इन एलिमेंट्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं केमिकली, अगर मैं इन एलिमेंट्स को कंबाइन कर दूं केमिकली, तो वो कंपाउंड है। जैसे एनसीईआरटी बताती है, जैसे ये रहा ऑक्सीजन, सही है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रखा है। एनसीईआरटी ने इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रखा है। ये दो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रखा है। यहाँ दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, कौन कौन से? मैं इसको ऐसे ना दिखा रहा हूं, इधर देखो। अगर मैं H2O की बात करूं तो HOH है ना, तो एक एलिमेंट तो हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, ये है ना, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं। H2O के अंदर ये रेशियो फिक्स्ड है 2:1। अगर ये रेशियो चेंज हो जाएगा तो फिर ये चेंज हो जाएगा, फिर ये वाटर नहीं रहेगा। मतलब एक फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। अरे भाई, अगर आपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट्स है ना, इनका कॉम्बिनेशन केमिकली क्या दे रहा है आपको? कंपाउंड दे रहा है। इनके बीच का रेशियो कितना है? 6:12:6। ये रेशियो है 1:2:1। समझ गए मेरी बात? तो कंपाउंड कुछ नहीं है, इन एलिमेंट्स का केमिकली कॉम्बिनेशन है। और उस कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? मॉलिक्यूल कहलाती है। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं केमिकली, सही है, वो बनाते हैं कंपाउंड। और उन कंपाउंड की जो सबसे छोटी बिल्डिंग ब्लॉक है वो है मॉलिक्यूल। समझ गया नहीं समझे? चलो समझाता हूँ, अभी फिर समझाता हूँ डेफिनेशन से, फिर समझाता हूँ डेफिनेशन से। पहले इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ये सब कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट कौन है? मॉलिक्यूल है। अब वो 2 एटम का भी मॉलिक्यूल हो सकता है, 4 एटम का भी मॉलिक्यूल हो सकता है, 12 एटम का भी मॉलिक्यूल हो सकता है ना। बोलो, जल्दी से नोट करो। मैं कंपाउंड समझा रहा हूं।
कंपाउंड की डेफिनेशन लिख लो प्यारे बच्चों। ये सब अभी बेसिक चल रहा है, ये केमिस्ट्री तो ना पहला 9th 10th का टॉपिक है। कंपाउंड इज अ मटेरियल फॉर्म्ड बाय chemical bonding of two or more chemical elements. Compound is a material formed by the chemical bonding of two or more chemical elements. दो और मोर केमिकल एलिमेंट्स का अगर हम केमिकल बॉन्डिंग कर दें, जोड़ दें, तो जैसे मान लो ये एक CO2 एक कंपाउंड है, तो ये किस किस एलिमेंट से मिलके बना है? ये दो एलिमेंट से मिलके बना है, कार्बन और ऑक्सीजन, और इसकी सबसे छोटी यूनिट जो होगी ये कहलाएगी CO2 मॉलिक्यूल। भाई एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट कौन होती है? एटम। कंपाउंड क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट केमिकली। एलिमेंट्स का अगर हम केमिकल कॉम्बिनेशन कर दें, अगर हम एलिमेंट्स का केमिकल कॉम्बिनेशन कर दें, केमिकल बॉन्डिंग करा दें उनके बीच में, तो कंपाउंड बनता है। और उस कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट कौन होती है? मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड कुछ नहीं है, फिक्स्ड रेशो में मॉलिक्यूल, फिक्स्ड रेशो में एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे ये CO2 कंपाउंड है, वाटर भी एक कंपाउंड है, इसकी सबसे छोटी यूनिट कौन है? वाटर मॉलिक्यूल। इसकी सबसे छोटी यूनिट कौन है? CO2 मॉलिक्यूल। ग्लूकोज भी एक कंपाउंड है। अगर आपने ये रेशो बदल दिया ना, तो फिर इस कंपाउंड की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब है इनकी कंपोजिशन फिक्स होती है। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं तो ही फॉर्मेशन करते हैं कंपाउंड की। Cl2 भी एक कंपाउंड है, F2 भी एक कंपाउंड है। अच्छा, Cl2 की सबसे छोटी यूनिट कौन होगी? Cl2 मॉलिक्यूल। अरे भाई, कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। तो CO2 भी एक कंपाउंड है, H2O भी एक कंपाउंड है, ग्लूकोज भी एक कंपाउंड है, Cl2 भी एक कंपाउंड है, F2 भी एक कंपाउंड है। मैंने आपको पहले ही बताया है, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने कांस्टेंट एलिमेंट से अलग होती है। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने कांस्टेंट एलिमेंट से अलग होती है। पढ़ा है ना आपने? कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने कांस्टेंट एलिमेंट से अलग होती हैं। जैसे मैंने अभी सिखाया, H2O लिक्विड है, एज वेल एज फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने के काम आता है। फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने के काम आता है। जबकि जिनसे मिलके ये बना है वो हाइड्रोजन है, वो गैस है, कंबस्टिबल गैस है, बहुत तेजी से आग पकड़ लेती है। ऑक्सीजन भी गैस है, सपोर्ट करती है कंबशन को। समझो मेरी बात, क्या समझाना चाहता हूं? जिनसे मिलके बना होता है कंपाउंड, उन एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। तो नेचर में हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से H2O बनता है। तो H2O के जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज अपने कांस्टेंट एलिमेंट जिनसे वो बना है उनसे अलग होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपाउंड्स, ये क्वेश्चन आते नहीं है, ऐसे पूछा थोड़ा जाता है। कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड से, कंपाउंड को सेपरेट नहीं किया जा सकता फिजिकल मेथड से। समझो मेरी बात, कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, उनसे कंपाउंड को सेपरेट नहीं किया जा सकता। कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। H2O जो लिक्विड है, ये फायर एक्सटिंग्विशन है, लिक्विड है। H2O जिनसे मिलके बना है वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जिनसे ये H2O बना है, इस H2O की प्रॉपर्टीज इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से अलग होती है, अलग होती है, अलग होती हैं। नोट किया बच्चों? नोट किया? मेरी बात नहीं समझ रहे? बोलो, नोट किया ना? तो कंपाउंड कुछ नहीं है, एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है।
और उस कंपाउंड की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो मॉलिक्यूल होती है। मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। जैसे मान लो CO2 है, ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसका जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो CO2 मॉलिक्यूल होगी, और वो CO2 मॉलिक्यूल मिलकर बना है कार्बन के एटम और ऑक्सीजन के एटम से। तो ये मेरी बात है। H2O लिक्विड एक फायर एक्सटिंग्विशन, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, दोनों सपोर्ट करती है कंबशन को, है ना। ये बहुत कंबस्टिबल गैस है, ये सपोर्ट करती है कंबशन को, दोनों गैसेज है, बट वाटर लिक्विड और फायर एक्सटिंग्विशन। तो मैं ये बताना चाहता हूँ जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने एलिमेंट से क्या होती हैं, अलग होती हैं। मेरी बात समझो, अभी भी नहीं समझे? अच्छा ये बताओ, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर प्योर सब्सटेंसेस का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बोलो। और यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। हर जगह कंपोजिशन एक जैसी होगी ना, हर जगह आप वाटर मॉलिक्यूल को लो, वाटर लिक्विड को लो, हर जगह वाटर ही वाटर होगा ना। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। एक जैसी कंपोजिशन होती है थ्रू आउट। अच्छा ये बताओ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, हाँ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, बताओ जल्दी से। 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर प्योर वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स है। बट अगर आप वाटर में NaCl मिला दो तो अब ये वाटर प्योर नहीं रहा ना, अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्योर सब्सटेंस का मतलब है जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बने हों, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है, क्योंकि उनके अंदर हर जगह बॉन्डिंग एक ही जैसी होती है, एक ही टेम्परेचर पे सारे बॉन्ड टूटते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो प्योर सब्सटेंसेस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। उनकी कंपोजिशन हर जगह एक जैसी होती है, हर जगह एक जैसी कंपोजिशन होता है, उनका स्ट्रक्चर भी फिक्स है, कांस्टेंट है, मतलब वो भी चेंज नहीं होता। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैंने बेटा पूरी कोशिश की है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर समझाने में। आपको अगर अच्छा लगा हो तो जरूर मुझे बताना, है ना बच्चों। ओके, थैंक यू।